Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we are going to discuss previous year questions. And guys, since you have only 2 months left for the exam, these are extremely important. Best of luck. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया CUET 2025। सो अगर स्टूडेंट्स आप CUET 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। एक सही स्ट्रेटेजी के साथ किस तरह से आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्योंकि ये आपने भी देखा होगा कि जो क्वेश्चंस है वो डिफरेंट तरह के हैं। ग्रामर से रिलेटेड वोकैबुलरी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। डिफरेंट जो पार्ट्स हैं सबसे क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो आप एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में आपका यही थोड़ा सा है कि सिलेबस बड़ा ना स्कैटर्ड सिलेबस है इसका। इंग्लिश का बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने बिल्कुल क्लियर नहीं दी गई है, सिलेबस को लेके थोड़ा सा वेगनेस है। तो इस चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आए हैं सो दैट आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। इन्हीं के साथ साथ हम उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड टू द पॉइंट हम एमसीक्यूज लेके आएंगे और एमसीक्यू सीरीज लेके आएंगे जो आपके एग्जाम को लेके बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और ट्रस्ट मी, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। हम बिल्कुल आपको टू द पॉइंट जो चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही करने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। बोर्ड्स के एग्जाम्स के बाद आपने अभी ये CUET का एग्जाम देना है तो आपके पास टाइम की बहुत कमी होगी। तो इस चीज़ को आपने भी ध्यान में रखना है और इसी चीज़ को ध्यान में रख के तैयारी करनी है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं सीरीज नंबर 10 से, जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम लेके आए हैं। हर एक क्वेश्चन को भी हम साथ के साथ डिस्कस कर रहे हैं सो दैट आपको उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर है जी? यस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछते हैं, क्या पूछा गया था? ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन फॉलोड बाय 4 पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। तो सेलेक्ट द वन विच गिव्स द मोस्ट करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो पूछा क्या गया है? टू स्टीर क्लियर ऑफ। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक फ्रेज है, टू स्टीर क्लियर ऑफ। ऑप्शन है अवॉइड, एक्सप्लेन, क्लियरली, एस्केप या फिर ड्राइव केयरफुली। तो सबसे पहले आपने सेंटेंस को केयरफुली रीड करना है और उसके बाद आपने आंसर करना है। ये चीज आपने सिर्फ अभी नहीं करनी है स्टूडेंट्स, ये आपने एग्जाम के टाइम पे भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले ना, कई बार हम क्वेश्चन को ही ठीक से नहीं पढ़ते हैं, तो हमने क्वेश्चन को सबसे पहले ठीक से पढ़ना है। क्लियर है जी? या तो टू स्टीर क्लियर ऑफ का क्या हो जाएगा? सही मीनिंग क्या हो जाएगा? टेक योर टाइम। हाँ जी, होप यू गॉट योर आंसर। टू स्टीर क्लियर ऑफ ये एक फ्रेज है। इडियम्स और फ्रेजेस पता है ना, इडियम्स और फ्रेजेस जो लिखी होती है आंसर बिल्कुल उनसे डिफरेंट होता है। तो टू स्टीर क्लियर ऑफ का मीनिंग हो जाएगा अवॉइड करना, एक्सप्लेन क्लियरली, एस्केप करना है, ड्राइव क्लियरली, केयरफुली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवॉइड। ठीक है जी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अवॉइड हो जाएगा। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ ना, आई एम स्पीकिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। ठीक है, इस तरह से याद रख लेना, और सही बोल रही हूँ मैं। तो ऑप्शंस क्या है? foretold by using magic powers, for informations from a source which is likely to be wrong, told by somebody who was in a great hurry, या information given by somebody who is directly involved and therefore likely to be accurate। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी फ्रेज है। idioms and phrases से आए हैं ये क्वेश्चंस एंड फ्रेजेस। ठीक है जी, तो स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ का मतलब हुआ कि भाई मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, डायरेक्टली जैसे किसी ने बोला है वही इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो उसको हम बोलते हैं
स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, है ना, बिल्कुल। अब इसका मीनिंग इसका हिंदी में निकालने की कोशिश मत करना, या इसका मीनिंग मत निकालने की कोशिश करना, क्योंकि इडियम्स और फ्रेजेस का मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट होता है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इंफॉर्मेशन गिवन बाय समबडी हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड एंड देयरफॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट। तो यूज कर सकते हो स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। क्लियर? लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है टू स्मेल अ रेट। ऐसे याद रखना, टू स्मेल अ रेट। तो स्मेल अ रेट मतलब क्या हुआ, जो लिखा होता है फ्रेजेस में याद रखना, उससे रिलेटेड आंसर कभी भी नहीं होगा। रेट का कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। ऑप्शन से फर्स्ट साइन ऑफ ए प्लेग एपिडेमिक, कुछ भी मतलब मैंने बोला ना, उससे रिलेटेड नहीं होगा। रेट से प्लेग होता है ना, प्लेग बीमारी होती है एक, तो इसने वही दे दिया ऑप्शन में, फर्स्ट साइंस ऑफ ए प्लेग एपिडेमिक। नहीं, बी है टू बी इन ए रोटन मूड, रोटन मूड खराब मूड में होना, ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स या अ बैड स्मेल, अब स्मेल आ गया तो बैड स्मेल तो नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो सही क्या हो जाएगा, टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स। जैसे मैंने बोला ना, आई स्मेल्ड रेट, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे कुछ सस्पिशियस लगा था। तो जब कोई चीज सस्पिशियस लगती है, संदेह लगता है किसी चीज में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टू स्मेल अ रेट। क्लियर है जी? यस। नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ ए वर्ड इन कैपिटल लेटर्स फॉलोड बाय 4 वर्ड्स और ग्रुप वर्ड, सेलेक्ट द वर्ड अ ग्रुप ऑफ दैट इज फारदेस्ट इन मीनिंग। फारदेस्ट इन मीनिंग का मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट पूछा गया है, उसको बोलेंगे फारदेस्ट इन मीनिंग। क्लियर? ऑप्शंस, हमारा वर्ड क्या है, नैदिर। नैदिर क्या होता है? ऑप्शन है क्लाइमेक्स, पीक, द लोएस्ट पॉइंट या फिर जिनीथ। ठीक है, जिनीथ एक वर्ड होता है, बिनीथ, बिनीथ होता है जिनीथ का ऑपोजिट। तो नैडिर का मतलब क्या होता है, लोएस्ट हम बोल सकते हैं ना, जो बिल्कुल कोई चीज का डाउनफॉल हो गया है, खत्म हो गई है, ठीक है, उसको उसके लिए हम नैडिर वर्ड यूज करते हैं। तो फिर इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, क्लाइमेक्स, एक तरह से ना जिनीथ बोलते हैं हम, जिनीथ। ठीक है, जिनीथ होता है ऊंचाइया, क्लाइमेक्स नहीं बोलेंगे, जिनीथ मतलब ऊंचाइया किसी चीज की। तो उसके लिए डी करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है इवेसिव। इवेसिव का मतलब क्या हुआ, ऑप्शन है ट्रिकी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इल्यूसिव या अनरिलायबल। देखो इवेसिव का वैसे मतलब क्या होता है कि जो इंसान मतलब एक तरह से जो बातें डायरेक्टली नहीं हो, ठीक है, थोड़ा वेगनेस हो किसी चीज में, तो उसके लिए हम इवेसिव वर्ड यूज करते हैं। किसी चीज में वेगनेस हो, क्लैरिटी नहीं हो, तो उसके लिए हम इवेसिव वर्ड यूज करेंगे। तो फिर इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ट्रिकी नहीं होगा, इल्यूसिव भी नहीं होगा, अनरिलायबल भी नहीं होगा। तो क्लियर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा साफ मतलब, तो हम बोलेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्लियर है जी? यस। नेक्स्ट है ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेशन के ऑप्शन है सिंप्लिसिटी, प्योरिटी, इनोसेंस या फिर माइजरलीनेस। बताइए इसका भी क्या पूछा गया है, ऑपोजिट ही पूछा गया है, ऑस्टेंटेशन। तो बताइए हाँ जी, सिंप्लिसिटी, प्योरिटी, इनोसेंट या माइजरलीनेस, क्या है इनके मीनिंग क्या है? अच्छा मैं इससे बाहर ही हो जाती हूँ क्या फ्रेम से? ओके देखो, ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है कि कोई चीज को आप बहुत ज्यादा पॉम्पस कर रहे हो, एक तरह से पॉम्प कर रहे हो, किसी चीज को दिखा रहे हो, बहुत ज्यादा दिखावा कर रहे हो, ये होता है इसका मीनिंग। ऑप्शन है सिंप्लिसिटी, प्योरिटी, इनोसेंट और माइजरलीनेस। माइजरलीनेस का मतलब होता है कंजूसी से रिलेटेड है ये, ठीक है जी, कंजूसी। ओके तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सिंप्लिसिटी हुआ ना, पॉम्प होता है इसका मतलब, पॉम्प करना, दिखावा करना, शो करना, या कोई चीज बहुत तड़क भड़क वाली हो, उसके लिए हम बोल सकते हैं। चलो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है
हेरेटिकल, हेरेटिकल के ऑप्शंस है ऑर्थोडॉक्स, सुपरस्टिशियस, आउटडेटेड या फिर पायस। तो क्या हो जाएगा, पायस होता है, कोई चीज पायस है, प्योर है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। आउटडेटेड, सुपरस्टिशियस, ऑर्थोडॉक्स, तो क्या हो जाएगा, हेरेटिकल होता है कि कोई चीज एक टाइम से चली आ रही है, उसको उस सेंस में हम बोलते हैं हेरेटिकल, ठीक है, मतलब कोई ऑर्डर वाली सेंस में हम बोलते हैं। तो इसका जो ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा या इसका, वो आउटडेटेड हो जाएगा। क्लियर है जी? लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स या फिर सेंटेंस। तो मतलब यहाँ पे हमसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछे गए हैं, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के, ठीक है जी। ऑप्शंस है, वन हु यूजेस फियर एज ए वेपन ऑफ पावर, मतलब जो हथियार से किसी को डराता है, हथियार से डराने का काम करता है, उसके लिए क्या वर्ड होगा। ऑप्शंस एक बार रीड कर लो। हाँ जी, ऑप्शंस है टेररिस्ट, अनार्किस्ट। अनार्किस्ट क्या होता है, जब गवर्नमेंट ही खत्म हो जाती है, रूल रेगुलेशन ही खत्म हो गए, उस सिचुएशन में हम एनार्की बोलते हैं, उसको क्रिएट करने वालों को हम एनार्किस्ट बोलते हैं। मिलिटेंट पता ही होगा, मिलिट्री से रिलेटेड है, मिलिटेंट आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कितना वर्ड। एक्सट्रीमिस्ट भी पता होगा, ठीक है, जैसे कि शहीद लाल बाल पाल, आपने गरम दल नरम दल पढ़ा होगा ना हिस्ट्री में, उसमें पढ़ा होगा। एक्सट्रीमिस्ट क्या होता है, जो बहुत ही एक्सट्रीमली किसी चीज को फॉलो करता है, किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता हो। तो वन हु यूजेस फियर, तो फियर वाली बात किस में आ रही है, जो हथियारों के दम पे डराता है, तो टेररिस्ट ही होते हैं ना वो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस। तो डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है। ऑप्शंस है फॉर्मेलिज्म या फॉर्मेलिज्म, हेरार्की या स्टेट्समैनशिप या फिर प्रोटोकॉल। तो कोड लिखा है, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस, तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, एक शब्द यूज किया जाता है, दैट इज प्रोटोकॉल। पढ़ा होगा ना आपने, प्रोटोकॉल को ब्रेक कर दिया, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 10th हमारा क्वेश्चन है, वन हु हैज सडनली गेन्ड न्यू वेल्थ, पावर और प्रेस्टीज। तो उसके लिए क्या वर्ड होगा, जिसने एकदम से ही, जिसको पावर भी मिल गई है, प्रेस्टीज भी मिल गई है, इज्जत मान सम्मान पैसा सब कुछ मिल गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। एरिस्टोक्रेट नहीं, एरिस्टोक्रेट तो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन है परवेनु, अफ्लुएंट या मैवरिक। ठीक है, अफ्लुएंट का मतलब होता है जो अफ्लुएंट पीपल होते हैं, रिच लोग होते हैं, समृद्ध होते हैं, उनको अफ्लुएंट बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है जिसको सडनली गेन होता है, तो उसके लिए जो वर्ड है दैट इज परवेनु, ठीक है। तो परवेनु इज अ वर्ड जिसका मतलब होता है जिसको सडनली नेम, फेम और मनी प्राप्त हो। क्लियर है जी? लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है, अ मैन कैन बी सेंटेंस्ड टू डेथ फॉर किलिंग अनदर ह्यूमन बीइंग। ओके, किसी और ह्यूमन बीइंग को मार देने, उसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए वन वर्ड क्या होगा। ऑप्शंस देखते हैं। फ्रेट्रीसाइड्स का मतलब देखो, इनका मीनिंग भी हम डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में इनमें से कोई आ जाए, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। फ्रेट्रीसाइड होता है मर्डर ऑफ ब्रदर, मर्डर ऑफ ब्रदर, भाई की हत्या करना फ्रेटिसाइड होता है। जेनोसाइड क्या होता है, मर्डर ऑफ मास, मर्डर ऑफ मास, जैसे हिटलर ने करवाया था ना, जेनोसाइड करवाया था, बहुत सारे लोगों को मरवा दिया, ठीक है। और जो जलियांवाला बाग मसक्रे हुआ था, वो भी एक तरह से क्या था, जेनोसाइड ही था। ओके, रेजिसाइड, रेजिसाइड क्या होता है, मर्डर ऑफ अ किंग, किसी भी किंग को मरवा देना या मार देना, उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको हम रेजिसाइड बोलते हैं। तो होमिसाइड क्या होता है, होमिसाइड का मतलब हुआ अ मैन कैन बी सेंटेंस टू डेथ फॉर किलिंग अनदर मैन, ठीक है। किसी एक आदमी जब किसी दूसरे आदमी को मार देता है, तो उसके लिए जो टर्म यूज की जाती है दैट इज होमिसाइड। क्लियर? नाउ लेट्स मूव अहेड। 12th क्वेश्चन,
He is a silver-tongued doctor and patients listen to him. Silver-tongued, सिल्वर टंग्ड डॉक्टर, तो सिल्वर टंग्ड डॉक्टर, ये सिल्वर टंग्ड क्या है, एक फ्रेज है, इसका सही मीनिंग क्या होगा, पढ़ते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। स्पीकिंग इन अ वे दैट चार्म्स परसुएड पीपल, या स्पीकिंग इन अ वे दैट अनॉय और बोर द पीपल। देखो अनॉय और बोर मान लो कि आपको नहीं पता है तो आप बी ऑप्शन कर देते, बट सेंटेंस को पढ़ो। बोल रहा है कि ही इज ए सिल्वर टंग डॉक्टर एंड पेशेंट्स लिसन टू हिम, पेशेंट उसको सुनते हैं, तो कुछ पॉजिटिव क्वालिटी ही होगी ना, सेंटेंस से भी हम आइडिया लगा सकते हैं। तो सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि पॉजिटिव वे में बात हो रही है, तभी तो सुनते होंगे ना। तो क्या हो सकता है, स्पीकिंग इन हेल्पफुल बट अथॉरिटेटिव लीग नहीं, स्पीकिंग इन अ वे दैट मेक पीपल एंग्री नहीं, फिर तो क्यों ही सुनेंगे। स्पीकिंग इन अ वे दैट अनॉय नहीं, अनॉय करेंगे और बोर करेंगे तो कोई क्यों ही सुनेगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पीकिंग इन अ वे दैट चार्म्स परसुएड पीपल, जो लोगों को अट्रैक्टिव करे, मोहित करे, उस वाली सेंस में। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं, बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क ये भी एक फ्रेज है, क्या मतलब होता है, ऑप्शन है इररेलेवेंटली, बियॉन्ड द रीच, आउट ऑफ अजम्पशंस, बियॉन्ड द इमेजिनेशन। तो बिसाइड द मार्क का मतलब हो गया कि कोई काम आप ऐसे ही कर रहे हो जिसका कोई काम नहीं है, कोई फायदा नहीं है, और आप ऐसे ही कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं बिसाइड द मार्क, मतलब इररेलेवेंट है, ये टास्क तो बिसाइड द मार्क है, आप ऐसे ही यूज कर रहे हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इररेलेवेंटली। तो इसको याद ऐसे कर सकते हो, एक जैसे होता है ना मार्क होता है जिसपे इस तरह से वो डार्ट गेम होता है ना, उसमें आप क्या करते हो, ऐसे करते हो ना, निशाना मारते हो, तो जब निशाना चूक गया, बिसाइड द मार्क, अब निशाने से ही चूक गए तो मतलब इररेलेवेंट हो गया अब वो। ठीक है, किसी काम का नहीं रहा, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इररेलेवेंटली। क्लियर है जी, नाउ लेट्स मूव अहेड। I am pissed off with the behavior of my employers. Okay, pissed off हो गया with the behavior of my employers. तो यहाँ पे जो फ्रेज है that is pissed off. Pissed off का सही क्या मीनिंग होगा यहाँ पे? ऑप्शन से very pleased or happy, to delay inordinately, in a very delicate state, या फिर annoyed और bored. मैं pissed off हो गई हूँ, है ना, हम बोलते हैं अरे उसके बिहेवियर ने मुझे बड़ा पिस्ड ऑफ किया, आज तो मैं बड़ा पिस्ड ऑफ हो गई थी काम से, ऐसे बोलते हैं ना कहीं। तो पिस्ड ऑफ का मतलब क्या हुआ, एक तरह से अनॉयड हो जाना और बोर हो जाना किसी चीज के लिए, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं पिस्ड ऑफ। डी हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है जी, नेक्स्ट, टू पुट अ गुड फेस ऑन। तो टू पुट अ गुड फेस ऑन ये हमारी फ्रेज है। ऑप्शंस क्या है, टू ट्रीट अदर्स पोलाइटली, टू बेयर अप करेजियसली, टू स्माइल ग्रेशियसली, या टू बी लकी इन अ बिजनेस। तो पुट अ गुड फेस ऑन का मतलब क्या हुआ, टू बेयर अप करेजियसली। ठीक है, टू बेयर अप करेजियसली मतलब साहस, क्या बोलते उसको, साहस से, उसको साहस को कैरी करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16th। 16th, a sentence has been given in active voice. ओके, एक्टिव वॉइस में क्वेश्चंस है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। लेट्स सी द क्वेश्चन, समवन गेव हर अ बुल डॉग। अब इसका मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया हुआ है पैसिव वॉइस का, अगर किसी ने नहीं ध्यान दिया तो भी ध्यान दे लो, क्योंकि आपको सुन के ही पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएंगे, आपको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी टेंस है पहले चेक करना है टेंस कौन सा है, कौन सा टेंस है। समवन गेव, गेव क्या है, सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट है। ठीक है, समवन गेव हर अ बुलडॉग, सिंपल पास्ट में है, तो जब भी इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स, या तो वॉज यूज होगा या फिर वर यूज होगा। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में यूज होती है, बाय यूज हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट, तो क्या बन जाएगा, शी इज बीइंग गिवन अ बुलडॉग बाय समवन। गलत, बीइंग तो वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि बीइंग हम किस में यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में।
शी हैज बीन गिवन अ बुलडॉग, ये भी गलत है क्योंकि हैज बीन तो आएगा ही नहीं, पास्ट का पास्ट में ही होगा। शी वॉज गिवन अ बुलडॉग या अ बुलडॉग वॉज गिवन टू हर, तो देखो someone gave her a bulldog, तो a bulldog was given to her, she was given a bulldog। वैसे दोनों करेक्ट है, she was given a bulldog भी करेक्ट है, उसको बुलडॉग दिया गया, gave her a bulldog, या a bulldog was given to her, ये भी करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन। वी विल नो द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर 6 months। वी विल नो द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर 6 months। अब ये भी पैसिव वॉइस का ही सेंटेंस है। सबसे पहले अपने हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना है। विल आया है मतलब फ्यूचर में है, सिंपल फ्यूचर में है, तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगी। ठीक है जी, क्या है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स में? विल बी या फिर शैल बी आएगा। ठीक है, या फिर शैल बी। सबसे पहले तो इस चीज को ध्यान में रखना है, तो जो ओड वन लगे उसको पहले ही निकाल देते हैं। पहले ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है जी, ऑप्शंस है दीज एक्सपेरिमेंट्स विल हैव अ नोन आउटकम। देखो विल हैव आ गया ना, यहाँ पर सिर्फ विल लिखा है, तो ए ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। बी ऑप्शन है आफ्टर 6 months वी विल नो द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स। वी विल, सेम विल ही आ गया इसमें, ये भी एलिमिनेट कर दिया हमने, क्योंकि आपको इतना तो पता चल गया कि विल भी आएगा। कई बार ऑप्शन से सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, एक आंसर ही बचेगा आपका। द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स विल बी नोन आफ्टर 6 months। ओके, द आउटकम विल बी नोन ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर 6 months। अब इन दोनों में से पढ़ते हैं। We will know the outcome of these experiments after 6 months। तो we will know the outcome of these experiments, तो after 6 months, तो क्या बन जाएगा? The outcome of these experiments will be known after 6 months, या फिर the outcome will be known of these experiments, नहीं experiments नहीं, the outcome of these experiments will be known after 6 months। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी? ओके, नेक्स्ट है 18th। द रेसिडेंट्स सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे। द रेसिडेंट्स सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे। सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे, सिंपल पास्ट में है ये भी। ठीक है, जो रेसिडेंट्स है उन्होंने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। इंडिपेंडेंस डे हमारा ऑब्जेक्ट है, द रेसिडेंट्स हमारा सब्जेक्ट है। अब जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। तो द इंडिपेंडेंस डे हैज बीन, द रेसिडेंट्स सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे। तो द इंडिपेंडेंस डे हैज बीन, देखो हैज बीन आ गया, हैज बीन आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि सिंपल पास्ट में है, तो वॉज या वर आएगा जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो बी एलिमिनेट कर दिया। ए था सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे वॉज डन बाय द रेसिडेंट्स। ओके, द इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड, सी भी नहीं होगा। द इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड बाय द रेसिडेंट्स। डी और ए दो बचे हैं, दो में वॉज और वॉज लिखा हुआ है, तो सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे वॉज डन बाय द रेसिडेंट्स, नहीं, द इंडिपेंडेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड बाय द रेसिडेंट्स। तो ये भी गलत हो गया, सिर्फ ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोना वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर। मोना वॉज राइटिंग अ लेटर मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस में है। ठीक है, तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बीइंग लग जाएगा और सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट। तो मोना वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर फादर, तो अ लेटर वॉज रिटन बाय मोना टू हर फादर, गलत हो गया क्योंकि इसमें भी बीइंग नहीं है। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मोना टू हर फादर। ओके, अ लेटर वॉज रिटन टू हर फादर बाय मोना, ये भी गलत हो जाएगा। अ लेटर हैज बीन रिटन टू हर फादर बाय मोना, ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी।
A letter was being written by Mona to her father. Clear है जी? Okay. Next हमारा 20th question. Has someone made all the necessary arrangements? Interrogative में है ये. ठीक है जी? Has someone made all the necessary arrangements? तो made simple past में है ये भी. तो जब भी हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मतलब हेल्पिंग वर्ब कहीं ना कहीं वॉज या फिर वर यूज होगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. इसी चीज को चेक करते हैं पहले. तो ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड बाय वन. गलत. हैव बीन तो आएगा ही नहीं, तो हमने ए ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया. बी है हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स बीन मेड बाय. अच्छा हैव लिखा हुआ है इसमें. सॉरी मैंने हैव नहीं देखा था, मैंने सिर्फ मेड देखा. हैव है, हैज है, तो मतलब पैसिव वॉइस में हैज बीन होगा. ठीक है जी, या फिर हैव बीन होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. तो हैज समवन मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, तो क्या बन जाएगा? ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड बाय वन. गलत हो गया क्योंकि इंटरोगेटिव में. हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स बीन मेड बाय समवन, या फिर हैज ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स बीन मेड बाय समवन. अब इसको हम गलत करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स प्लूरल है, तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा, हैज की जगह पे हैव आएगा. डी ऑप्शन है हैव द नेसेसरी अरेंजमेंट्स बीन ऑल मेड बाय समवन. ये भी गलत हो जाएगा. तो करेक्ट क्या हो जाएगा? हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स बीन मेड बाय समवन. बी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ठीक है जी? यस. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये हमने 20 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इन सब क्वेश्चंस को आपने देखना है. होप यू लाइक इट. आपको समझ में आया होगा. इसके अलावा रेस्ट जो 30 क्वेश्चंस है, अगर आपने उनको अटेम्प्ट करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो और वेबसाइट पर जाकर आप 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है जी? ये जो मटेरियल हम फॉलो कर रहे हैं, ये जो कंटेंट हम लेके आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए ही है और बिल्कुल सही आपको किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है उसमें आपको गाइडेंस मिलेगी. So hope you like it. Thank you so much. Stay tuned, stay connected. Have a good day ahead. Thank you guys for watching it till the end. Do check out the link in the description for more content on CUET UG 2025. Best of luck.